यूक्रेन के बैटलफील्ड से सबसे बड़ी खबर यह है कि खार्किव पर रूस की सेना ने भारी हमला बोला है, जिससे यूक्रेनी सेना के पांव उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तब हो रहा है जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन कीव में मौजूद हैं। ये तब हो रहा है जब रूस के 5वीं बार सत्ता के शीर्ष पर बैठने के बाद पुतिन बीजिंग की यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर रूस और चीन का गठजोड़ अमेरिका के सामने आ खड़ा होता है तो अपने आप में यहाँ से रास्ता या तो शांति का निकलता है या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज की रणनीति में दरअसल हम रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुतिन ने इस युद्ध को अब अपने नाक का सवाल बना लिया है। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के चलते जिस तरह से रूस अलग थलग पड़ा हुआ है, ऐसे में पुतिन के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि यूक्रेन युद्ध को आगे और खींचना है या फिर इसे विराम तक पहुंचाना है। दोनों ही परिस्थितियों में उसे इस वक्त चीन का साथ चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में इस वक्त चीन अगर ताकत बनकर रूस के साथ उभर कर खड़ा होता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका, नेटो और यूरोप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5वीं बार सत्ता के शीर्ष पर बैठने के साथ ही पुतिन अपनी पहली विदेश यात्रा बीजिंग की कर रहे हैं। 2 दिन के इस राजकीय यात्रा के एजेंडे पर अगर देखें हम तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि अगर यूक्रेन के वॉर में रूस को आगे बढ़ना है तो उसे हथियारों की दरकार है और ये हथियारों की आपूर्ति कोई और नहीं दरअसल बीजिंग करे, तभी जाकर उसके जो कहें तो गैप भर सकते हैं। यूँ तो अपने हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए रूस जो है भारत, पाकिस्तान, ईरान, टर्की तमाम देशों पर इस वक्त निर्भर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त नेटो के देश और ख़ास तौर पे अमेरिका यूक्रेन को मदद आगे बढ़ा रहे हैं, $60 बिलियन की जो ताकत इस वक्त खास तौर पे यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही है जो कि लंबित थी। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की यात्रा के साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह कीव में इस वक्त तैयारी इस बात को लेकर चल रही है कि जेलेंस्की पैट्रियट मिसाइल की भारी खेप अमेरिका से मांग रहे हैं जो मिल सकता है। जाहिर तौर पे जर्मनी जिस तरह की मदद की बात कह रहा है वो आगे यूक्रेन को मिल सकता है। और यूएस के साथ साथ यूके ने जो सैन्य सहायता यूक्रेन को देना है उसकी भी दरअसल इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो भी अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि यूक्रेन जो कि रूस के साथ बैटल ग्राउंड में पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों की सहायता से दरअसल एक बार फिर से रूस के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। और ऐसे में दरअसल रूस के पास भी हथियारों का जखीरा चाहिए और ये तभी संभव है जब चीन उसको भारी पैमाने पर मदद करे। हम जानते हैं कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद अगर रूस की इकोनॉमी टिकी हुई है तो उसमें चीन का बड़ा योगदान है जो कि सस्ते दाम पर रूस से लगातार ऑयल खरीद रहा है। साइबेरिया वाले रूट से आप देखिए तो गैस खरीद रहा है। और उसके अलावा आप देखिए तो रूस का जो ट्रेड मार्केट है ख़ास तौर पे और चाइना के साथ उसके जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस हैं, कोऑपरेशंस हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर देखें तो इससे अमेरिका बेहद खफा भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शी जिनपिंग पिछले साल जो अपने 12 सूत्रीय इस युद्ध में विराम का रास्ता खोज रहे थे, तलाश रहे थे, उस पर रूस जो है बातचीत के जरिए कोई विकल्प तलाश पाएगा? क्या पुतिन की यात्रा और जिनपिंग के साथ होने वाली बातचीत में दरअसल इस बात के निष्कर्ष निकलेंगे कि यूक्रेन वॉर जो है वो विराम की तरफ जाए? तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल चीन का वो किस तरह का विकल्प है जिस पर आगे काम हो तो युद्ध रुक सकता है। तो आप ये जानिए कि दरअसल चीन अपने 12 सूत्रीय प्लान की बात जो लगातार पिछले साल से कहता रहा है उसमें सर्वोपरि है कि दोनों ही देश जो हैं वो बातचीत के टेबल पर आएँ, दोनों ही देश एक दूसरे की संप्रभुता को माने। उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे को जो है वो न आने दिया जाए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उस पर हमले न किए जाएं। इसके अलावा जो ट्रेड रूट्स हैं उसको बहाल हो, जो खास तौर पे आप वीट सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए और बातचीत के जरिए रास्ता निकले। लेकिन रूस की तरफ से अगर देखिए तो रूस अगर सोवरेंटी और ख़ास तौर पे जो जेलेंस्की की मांग है उस पर अगर अमल नहीं करता है तो ये कतई संभव नहीं होगा क्योंकि जेलेंस्की का तो साफ तौर पे कहना है कि 1991 की जो स्थिति थी दरअसल यूएसएसआर के विघटन के बाद उसी तरीके की स्थिति अगर ज्योग्राफी में पैदा होती है यानी उसी तरह का बाउंड्री लाइन जो है यूक्रेन का क्रिएट होता है तभी जेलेंस्की और तभी यूक्रेन इस युद्ध की समाप्ति की ओर जाएंगे। उसके अलावा कतई कोई भी दरअसल राय मंजूर नहीं है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है वो जल्द खत्म हो पाए इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चीन खुलकर
रूस को अपना समर्थन देगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे नाटो के देश जो हैं वो यूक्रेन को अपनी सैन्य ताकत और खास तौर पे पैसे की ताकत से लैस कर रहे हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो चीन है वो रूस को सहायता तो कर रहा है, लेकिन जिस सैन्य सहायता की बात हो रही है, क्या वो सैन्य सहायता रूस को चीन से हासिल हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कि दोनों ही देशों के बीच होने वाली बातचीत और उसके निष्कर्ष से ही दरअसल तय हो पाएगा। लेकिन ये बात साफ है कि रूस के साथ अगर चीन सैन्य ताकत के तौर पर खड़ा होता है तो ये अपने आप में अमेरिका और नाटो के लिए बड़ा चैलेंज होगा और जाहिर तौर पर ऐसे में दुनिया की महाशक्तियां टकराएंगी तो वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज ही जाएगा। लेकिन इससे निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस वक्त की स्थिति में देखिए तो हम जानते हैं कि पूरे डॉनबास पर पूरी तरह से आप देखिए, चाहे वो खास तौर पे लुहांस्क का इलाका हो या डोनेट्स्क का इलाका हो, वहाँ पर रशियन फोर्सेज जो है वो अपने कब्जे को बनाए हुए है। इसके अलावा खार्किव का इलाका जहाँ पर यूक्रेन जो है अपनी बढ़त बनाए हुए था, वहाँ पर भी रूस ने अपने आक्रामक हमले के जरिए यूक्रेनी सेना के पांव उखाड़ दिए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। सुमी का इलाका देखिए तो यहाँ पर भी इस वक्त रूसी सेना का दबाव जो है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया की तरफ भी जो है वो रूस अपने पूरी तरह से हम देखें तो बढ़त को बनाए हुए है। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि जिस तरह से यूक्रेन की सेना को इस वक्त मिसाइल की ताकत मिल रही है, मिसाइल पावर से लैस हो रहा है, उसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक मारक होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में यूक्रेन जो है आने वाले दिनों में रूस के भीतर जाकर हमला कर पाएगा, अपने मिसाइल हमले के जरिए रूस के अंदरूनी हिस्सों को दहला पाएगा, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर ये भी रूस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे में यूक्रेन से कैसे निपटा जाए। और ऐसे में जाहिर है कि रूस को दरअसल चीन की सबसे ज़्यादा मदद और उसकी दरकार दिखाई दे रही है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि रूस के 5वीं बार सत्ता के शीर्ष पर बैठने के बाद पुतिन का प्लान किस तरह से अनफोल्ड होगा। और उसका पहला चरण दिखाई दे रहा है कि पुतिन जो हैं वो चीन की यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद पुतिन ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि अपने तमाम मित्र देशों को साधा जाए, जिसमें खास तौर पे भारत, ईरान, टर्की जैसे देश होंगे। पाकिस्तान के साथ भी रूस की सप्लाई लाइन बनी हुई है और ये भी देखें तो अमेरिका के लिए किसी चिंता से कम नहीं। तो इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स में दरअसल एक नए ध्रुवीकरण को हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो दरअसल इजराइल वॉर में खड़ा है, लेकिन वो भी अपने मित्र देशों को साध रहा है। और जैसे कि उसने पाकिस्तान के साथ अपने खराब संबंधों को सुधारा, भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को बढ़ा रहा है। उसी तरह से हम देख रहे हैं रूस जो है वो चीन को साध रहा है। और जाहिर आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत सहित अपने टर्की और अन्य ईरान सहित मित्र देशों के साथ भी पुतिन अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए नेटो और अमेरिका के लिए एक गहरा संकट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अब पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक शांति का रास्ता और दूसरा वर्ल्ड वॉर 3 का रास्ता। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आगे और विश्लेषण और जानकारियां और हो रहे डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।